बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जनजाति का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में जनजाति एवं जाति के बीच में भेद और इसके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। कई बार जाति और जनजाति शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है, जबकि ये दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। इनमें समानताएं भी हैं तो विभिन्नताएं भी हैं। जैसे कुछ जातियां ऐसी हैं जो जनजातियों की भांति ही एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती हैं और एक निश्चित भाषा का भी प्रयोग करती हैं। फिर भी इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। उन अंतरों के आधार पर हम इन दोनों का भेद समझेंगे। सबसे पहला बिंदु है, जनजाति एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर बसा होता है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम जाति को देखें तो उसका कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। दूसरा बिंदु है, जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर विकसित होती है, यानी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी जाति निर्धारित हो जाती है, जबकि जनजाति एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करने के कारण होती है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय रहा है, किंतु किसी जनजाति का कोई एक निश्चित व्यवसाय नहीं होता और न ही उसके सदस्यों पर व्यवसाय संबंधी कोई नियंत्रण ही होते हैं। चौथा बिंदु है, जनजातियां अपनी उत्पत्ति किसी काल्पनिक पूर्वज से मानती हैं, जबकि जातियां ऐसा नहीं मानती हैं। पांचवा बिंदु, प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि जाति में जाति पंचायतें होती हैं और जनजातियों की भांति उनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता है। छठा पॉइंट, एक जनजाति में कोई उप जनजाति नहीं होती, जबकि एक जाति में कई उपजातियां होती हैं। अगला बिंदु, जाति में अंतर्विवाह के कठोर नियम पाए जाते हैं, जबकि जनजाति में यह नियम लचीले होते हैं। नेक्स्ट बिंदु, एक जनजाति में ऊंच नीच की भावना एवं अस्पृश्यता नहीं पाई जाती, जबकि जाति व्यवस्था में संस्तरण व अस्पृश्यता की भावना पाई जाती है। अगला बिंदु है, जनजातियों में गोत्र के नाम टोटम, पशु, पेड़ पौधे आदि के आधार पर होते हैं, जबकि जाति के गोत्र के नाम ऋषियों के आधार पर होते हैं। अगला बिंदु है, जनजातियों में अपने अपने टोटम होते हैं जिसको वे पवित्र मानते हैं और जिसकी आध्यात्मिक शक्ति में ये विश्वास करते हैं। जातियों में टोटम जैसी किसी शक्ति का विश्वास नहीं किया जाता है। अगला टॉपिक है, जनजातियों का वर्गीकरण। बच्चों, आपको पता ही है कि भारत में या एक विशाल भारत में फैली हुई सभी जनजातियों को किसी भी आधार पर एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसके अलग अलग विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण के लिए जो आधार अपनाए गए हैं उनमें से प्रमुख आधार भौगोलिक स्थिति, भाषा, प्रजाति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि है। हम इन सभी का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। सबसे पहला बिंदु है भौगोलिक वर्गीकरण। डॉक्टर B.S. गुहा एक समाजशास्त्री का नाम है, जिन्होंने भारत की संपूर्ण जनजातियों को भौगोलिक निवास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला भाग है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र।
इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश और असम के पहाड़ी भाग तक है। लेह, शिमला, लुशाई पर्वत का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। यह संपूर्ण क्षेत्र सीमावर्ती होने के कारण राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में भोटिया, थारू, लेपचा, नागा, गारो, खासी, डाफला, कुकी, अबोट, मिकिर, लुशाई, गुज्जर, चकमा, गुरंग आदि होते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र, दूसरा जो विभाजन है मध्यवर्ती क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक है। इसमें विंध्याचल व सतपुड़ा के पहाड़ों की पट्टी भी सम्मिलित है। इसमें हम पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजातियां शामिल की गई हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खरिया, बिरहोर, गोंड, बेगा, भील, कोली, मीणा आदि। तीसरा क्षेत्र है दक्षिण क्षेत्र। यह क्षेत्र कृष्णा नदी के दक्षिण में है। इसमें मैसूर, ट्रावनकोर, कोच्चि, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र की जनजातियों में नीलगिरी के टोडा, कोटा, पनियन, कदार, हैदराबाद के चेयू, कोटिया और कोय आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की जनजातियां जैसे जाखास, निकोबारी, सेंटिनलिस, ओंगसे आदि सम्मिलित की गई हैं। अगला विभाजन है प्रजातीय वर्गीकरण। डॉक्टर गुहा, हट्टन और रिस्ले आदि ने भारत की जनजातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर गुहा द्वारा प्रस्तुत प्रजातीय आधार पर किए गए जनजातीय वर्गीकरण निम्न प्रकार है। सबसे पहला बिंदु है इसमें निग्रेटो। यह नीग्रो प्रजाति की एक उपशाखा है। इस प्रजाति के शारीरिक लक्षण नाटा कद, चौड़ा सिर, गहरा काला रंग, काले ऊनी बाल, मोटे होठ और चौड़ी नाक आदि हैं। डॉक्टर गुहा की मान्यता है कि निग्रेटो भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है। दूसरा है आदि आग्नेय। इस प्रजाति की मुख्य शारीरिक विशेषताएं हैं छोटा कद, लंबा एवं ऊंचा सिर, चौड़ा और छोटा चेहरा, मुंह आगे की ओर उठा हुआ और नाक छोटी एवं चपटी होती है। तीसरा बिंदु है मंगोल। मंगोल प्रजाति की भारत में दो शाखाएं हैं, एक चौड़े सिर वाली और दूसरा लंबे सिर वाली। चौड़े सिर वाले प्रजातीय तत्व चटगांव एवं म्यांमार और उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। लंबे सिर वाले मंगोल असम, सीमांत प्रांतों एवं ब्रह्मपुत्र की घाटी में पाए जाते हैं। अगला है तीसरा आधार, भाषा के आधार पर वर्गीकरण। भाषा के आधार पर जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और तीसरा है चीनी तिब्बती भाषा बोलने वाली जनजातियाँ। सबसे पहला हम देखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार।
ये भाषाएं दक्षिण की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषाएं आती हैं। मध्य भारत की गोंड जनजाति भी द्रविड़ भाषा का प्रयोग करती है। उड़ीसा के कुंद, बिहार, झारखंड व उड़ीसा के कुई और उरांव और राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले जनजातीय लोग माल्टो बोलियां बोलते हैं, जो इसी परिवार का अंग हैं। दूसरा पॉइंट है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें कोल, मुंडा भाषाएं जो कि मध्य पूर्वी भारत की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं तथा असम की खासी एवं निकोबार द्वीप की निकोबारी बोलियां भी सम्मिलित की गई हैं। ऑस्ट्रिक भाषा में संथाली, मुंडारी, खरिया, भूमिज, गारो आदि भाषाएं हैं जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में बोली जाती हैं। तीसरा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इस परिवार की भाषाएं नेपाल, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, काचर, मणिपुर, पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भूटान, उत्तर पूर्वी बंगाल, असम तथा सिक्किम जैसे क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में मोन खामेर भाषा बोली जाती है जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की ही है। उदाहरण के लिए यदि हम लें, खासी जनजाति मोन खामेर भाषा का प्रयोग करती है। असम के नागाओं में लगभग 16 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला क्लासिफिकेशन है सांस्कृतिक वर्गीकरण, जिसको कि हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।